अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे। तो आज हमने पढ़ना है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको पहली बात तो समझ में आ रही होगी कि असाइनमेंट में पहला जो वेरिएबल है उसका मतलब ये है, जैसे मैंने यूज़र नेम इक्वल टू अली रखा, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, मतलब मेमोरी लोकेशन के अंदर असाइन कर देगा। मेमोरी लोकेशन होती है इसको हम, ये क्यों हो रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की बेस पे हो रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है राइट साइड पे जो भी चीज़ है उसको लेफ्ट साइड वाले नाम का एक वेरिएबल बनाना रैम में और उसके अंदर स्टोर करना है। अब अगर राइट साइड पे कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर की जॉब है कि उसको वो पहले सॉल्व करेगा, यानी राइट पे जो भी एक्सप्रेशन आ रही है, प्लस माइनस चीज़ें एडिशन हो रही है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर, पहले उसका एक आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर होगा वो सिंगल वैल्यू किस में जाएगी, वेरिएबल के अंदर जाएगी। तो ये दो काम असाइनमेंट ऑपरेटर के होते हैं। कौन कौन से? एक तो राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन करना, दूसरा अगर कोई एक्सप्रेशन है फिर पहले उसका जवाब निकालना है। जिस तरह मैथ में होता है ना, पहले हम एक्सप्रेशन का आंसर निकालते हैं, वो आंसर निकलेगा, जो आंसर आएगा वो फिर वेरिएबल में जाएगा। जैसे हमने लिखा था, अब हमने 2 लिख दिया तो 2 सेव कर देगा। मैंने 2 + 2 लिख दिया, अब ये 2 + 2 सेव नहीं करेगा, एक्चुअली क्या सेव करेगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको पहले मैं सॉल्व करूंगा, और जब सॉल्व होगा तो जो भी आंसर आएगा वो किस में जाएगा, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर जाएगा। अब 2 + 2 + 2 कर देंगे तो 6 आएगा, तो 6 जाएगा। यानी जो भी राइट साइड पे एक्सप्रेशन है पहले वो सॉल्व होगी, सॉल्व होके जो आंसर आएगा फिर असाइनमेंट ऑपरेटर उसको असाइन करेगा। और ये कैसे सॉल्व होगी, अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो भी उसकी लॉजिक है उसके बिहाफ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ कुछ और मामला भी हैं, जैसे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, जैसे जो है वो माइनस इक्वल टू ऑपरेटर एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक नंबर है, उसमें मैंने क्या सेव कर दिया, 10 सेव कर दिए। क्या सेव कर दिए, 10 सेव कर दिए। अब मैं कहता हूँ कि नम इक्वल टू नम, अब मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल वाला यूज नहीं किया, कौन सा, इक्वल टू, मैंने क्या किया, प्लस इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इधर लेट्स सपोज 5 है अगर, तो ये क्या करेगा, नम के अंदर, जैसे ये नम के अंदर जो भी वैल्यू थी उसमें 5 जमा कर देगा। तो नम में क्या वैल्यू थी, 10, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। तो इसमें कितना आ जाएगा नंबर में, अब 15 आ जाएगा। अगर मैं इसको कंसोल करूंगा, अगर console.log नंबर करूंगा तो ये क्या दे देगा, इसको 15 आंसर दे देगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, कैसे, नोड स्क्रिप्ट डॉट, तो क्या आंसर आ रहा है, 15। इसने 15 कर दिया। मतलब समझो कि ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे इधर लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या है, ट्रू है, यानी इक्वल है। नम इक्वल टू नम + 5, या मैं नम, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहा तो नम को ख़त्म कर दूं, ये प्लस को यहाँ से ख़त्म करके शुरू में ले आऊँ, प्लस इक्वल टू। तो इसका ये वाला मतलब बनता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसी समझ आ गई, नम क्या करेगा। अब इसी तरह अगर मैं लिख दूँ नम माइनस इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, नम इक्वल टू नम -5। तो अब आंसर क्या आएगा, आगे बंदे 10 में 5 का इजाफा हुआ तो कितना हो गया, 15 में से 5 का वो निकले तो 10 रह गए। तो फिर इशू क्या है, तो नम मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आंसर आएगा, क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 20 आ रहा है। अच्छा, नम डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर आएगा, 10। अब इससे क्या होगा, रिमाइंडर चेक हो रहा है ना, 2 पे रिमाइंडर चेक होगा, नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर 3 पे चेक करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर इसी तरह 5 पे करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 5 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया।
तो ये सारे ऑपरेटर समझ आ गए आपको। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, प्लस इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। वो क्या करता है, पहले एडिशन करता है फिर असाइन करता है। माइनस इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। मल्टी और डिवीजन और मॉडुलस ये सारे के सारे क्या हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर ही हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि जावास्क्रिप्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, आपने कहना है टोटल कितने ऑपरेटर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल 6 नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। वो कौन कौन से हैं, इक्वल टू ऑपरेटर सादा इक्वल टू, फिर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, ये सारे क्या हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर मुश्किल तो नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा आगे है जी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या है आगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या समझ में आता है आपको, ये कंपेयर करेगा चीज़ों को। जैसे ये क्या करेगा, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करेगा। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है 10, एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू है 20। अगर मैं कहता हूँ कि एक चीज़ आपने समझनी है कि कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर हमेशा ट्रू फॉल्स में आएगा, बुलियन वैल्यू आएगी। यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर की वैल्यू क्या आती थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी नंबर हो सकता है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करे तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि नंबर हमेशा बुलियन वैल्यू आती है, ट्रू या फॉल्स। मैं अगर कहता हूं वेरिएबल c इक्वल टू a डबल इक्वल टू b, तो आंसर क्या आना चाहिए, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 2। तो डबल इक्वल का मतलब होता है मैथ में इक्वल। तो ये दोनों इक्वल है या नहीं, अगर ये दोनों इक्वल आते तो आंसर क्या होता, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आएगा। इसमें फॉल्स जनरेट हुआ तो वो किस में साइन हो जाएगा, सी में। तो अगर हम सी को लॉक करेंगे तो हमें आंसर क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, फॉल्स। अगर मैं इन दोनों की जगह 20-20 कर दूं फिर आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि 20-20 आपस में इक्वल है। समझ आई बात। अब एक चीज बड़ी मजे की है, अगर मैंने बोला कि असाइनमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यू आएगी। अगर कंपैरिजन ऑपरेटर एक भी यूज हो जाए ना किसी एक्सप्रेशन में, उस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। क्या मतलब, मैं इसको बनाता हूं एक लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन। जैसे मैं कहता हूं 20 प्लस इतना माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवीजन बाय 2। मैंने एक एक्सप्रेशन बना दी। आपने क्या कहना है, मैं इसका पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, आपने क्या कहना है, ट्रू या फॉल्स। नहीं समझ आई। एक एक्सप्रेशन जितनी भी लंबी हो, अगर आप उसमें एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर आपको नजर आ गया ना, तो उस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। वो कोई नंबर नहीं हो सकता। तो अब क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। यानी अगर हम ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर बीच में से निकाल दें तो फिर कोई नंबर बन रहा था, यानी कोई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कोई नंबर हमारे पास जनरेट हो रहा है, जैसे 50 हो रहा है। लेकिन मैंने इसमें अगर कंपैरिजन ऑपरेटर डाल दिया, फिर किसी भी पोजीशन पे, शुरू में एंड पे, कहीं पे भी एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया तो आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। ये आपके माइंड में, यानी आप कोई भी एक्सप्रेशन देखें, कोई बंदा आपको बोले आपका एग्जाम आएगा, कोई भी लंबी एक्सप्रेशन हो, वो पूछे कि इसमें नंबर क्या वैल्यू जनरेट होगी, तो आपने सबसे पहले देखना उसमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर तो नहीं है। अगर कोई कंपैरिजन है तो फिर तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है ट्रू या फॉल्स है, बस समझ रहे। तो वो हमें फिगर आउट करना है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, ट्रू या फॉल्स। और डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या है, मैथमेटिकल इक्वल टू, यानी दो चीजें आपस में इक्वल हैं या नहीं। अच्छा, अब एक और है नॉट इक्वल टू, यानी मैं कहता हूं कि 20 ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, ए बी के इक्वल नहीं है। तो अब आंसर क्या आएगा, क्यों,
वो एक्चुअली इक्वल है, तो वो कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो बात उसकी क्या है, गलत है। तो जो उसकी बात गलत है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर हम इधर लगा दें 10 तो फिर आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्यों, 10 और 20 आपस में इक्वल नहीं है, तो वो सही बात कर रहा है कि आपस में इक्वल नहीं है, तो ट्रू आ रहा है आंसर, सही है। तो इक्वल टू भी समझ आ गया और नॉट इक्वल टू भी समझ आ गया। अच्छा, अब है जी उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन। लेस देन का मतलब क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि ए बी से छोटा है या नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू। क्यों, 10 जो है 20 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं कहता हूं कि ए बी से बड़ा है, क्यों, ए बी से छोटा है। अगर मैं यहां पे मैं कर देता हूं 20-20, तो अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ए बी से बड़ा बराबर है, बराबर का केस बराबर ही चेक करता है। अगर हमने ये करना है या बड़ा हो या बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब आंसर क्या आएगा, ट्रू। और अगर 30 हो तो फिर भी आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ए या तो बी से बड़ा हो या फिर बराबर हो। अगर छोटा आ जाए यहाँ पे 10 आ जाए, फिर फॉल्स होगा। अच्छा, लेस देन इक्वल टू, ये क्या मतलब है, या नंबर छोटा हो या बराबर हो, तो 10 है, ट्रू है। अगर 20 हो जाए तो फिर भी ट्रू है, अगर 25 हो जाए तो फिर फॉल्स है। तो हमने क्या बोला कि या छोटा हो या बराबर हो, तो वो तो बड़ा है उससे, तो वो फिर फॉल्स होगा। बाकी दोनों केसेस में ट्रू होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि मेरा पास ए और बी दो वैल्यूज हैं, और इस ए की वैल्यू है स्ट्रिंग 20 और इसकी वैल्यू है जस्ट 20। मैं कहता हूं कि ए डबल इक्वल टू बी, तो ये आपस में इक्वल है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है, क्यों, आंसर ट्रू है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे नवीद, फिर फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा 2 दफा इक्वल टू आता है ना, वो क्या करता है, ओनली वैल्यू चेक करता है। अगर वैल्यू चाहे कोई भी टाइप की है, अगर बराबर है तो ट्रू है। अगर हम 3 इक्वल टू लगा देंगे ना, तो वो फिर टाइप भी चेक करेगा और वैल्यू भी चेक करेगा। अगर 3 इक्वल टू लगा देंगे, फिर वो क्या करेगा, टाइप भी चेक करेगा और अब ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, नहीं। क्यों, वो वैल्यू तो आपस में इक्वल है, लेकिन उनकी टाइप आपस में इक्वल नहीं है। तो 2 इक्वल सिर्फ वैल्यू चेक करता है, ट्रिपल इक्वल वैल्यू भी चेक करता है और टाइप भी चेक करता है। तो हम हमेशा ट्रिपल इक्वल लगाएंगे, ताकि अगर हमने वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करना है। अगर अब ये मैंने 2 इक्वल टू के साथ नॉट लगाऊं, इसका क्या मतलब होगा, वैल्यू और टाइप वो दोनों चेक करेगा। अगर लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूं 10, तो अगर मैं इसको करता हूं तो ये आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा। क्यों, नॉट इक्वल है, लेकिन हालांकि डाटा टाइप दोनों की क्या है, मुख्तलिफ है। अगर एक और इक्वल लगा लूं, फिर अब फॉल्स होगा। क्यों, हम टाइप का चेक लगाना चाह रहे हैं ना। हाँ, टाइप से भी अगर चेक करें तो स्टिल वो तो इक्वल आपस में नहीं है ना, चाहे टाइप भी सेम हो, तो वो ऑलवेज नॉट इक्वल हैं। वैल्यू और टाइप दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। वो ठीक बात कर रहा है ना। तो अगर सिंगल कर दें तो फिर भी ट्रू, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो फिर ही वो कहता है ना कि फॉल्स है। यानी इधर 20 करें तो अब ये क्या देगा हमें, वो हमें फॉल्स देगा। लेकिन अगर ट्रिपल कर दें तो फिर वो क्या देगा, ट्रू देगा। क्यों, कि अब वो दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन उनकी टाइप सेम नहीं है, इसलिए। तो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं,
इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट डबल इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ आ गई? तो अभी तक हमने टोटल कितनी तरह के ऑपरेटर पढ़ लिए हैं? कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं? इक्वल टू, अच्छा, और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं? डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन। सही है? ऑल सेट? भूलेंगे तो नहीं? इसमें मसला तो नहीं किसी ऑपरेटर में? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं जी? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है y, ठीक है? हम कहते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर वैसे होता क्या है, पहले उसको ड्रा कर लेते हैं। ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। ये हमने एक लॉग टेबल पढ़ते होते हैं ना फिजिक्स में, इसमें ही बताता है लॉजिकल टेबल, मैथ में भी है। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास और के लिए क्या है, इसको हम बोलेंगे एंड। लॉजिकल आर ऑपरेटर में क्या होता है? ट्रू आंसर ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यानी और के अंदर एक भी आंसर फॉल्स तो आंसर फॉल्स ही होता है। यानी एक भी आंसर फॉल्स, और के अंदर क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर ट्रू ही रहता है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। बाकी सारे केसेस में ये देखो, यहाँ पे 3 फॉल्स हैं, एक ट्रू है, यहाँ पे एक फॉल्स और 3 ट्रू हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास तीसरा जो होता है नॉट ऑपरेटर, वो क्या होता है? अगर ट्रू आंसर है तो उसको हम फॉल्स कर सकते हैं, अगर फॉल्स आंसर है तो उसको हम उल्टा कर सकते हैं। यानी सारा आंसर प्रोड्यूस हो गया, उसका जो भी जवाब है उसको उल्टा करना है तो फिर एंड नॉट ऑपरेटर यूज होता है, उल्टा कर देता है उसके जवाब को। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारी चीज़ों की मिला के इकट्ठी। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि एक हम वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट, उसमें डालेंगे x ग्रेटर दैन y इक्वल टू, और ये y इतना, सो 100 आंसर आ जाएगा। फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा? फॉल्स ट्रू के अलावा कुछ आएगा? कोई यार, सारे कोई तो चीता बनो, को तीसरा भी आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। क्यों? मैंने बोला था एक भी अगर कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया तो आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। तो तीसरी तो बात ही नहीं है। अब या आप ट्रू में खड़े होंगे या फॉल्स में खड़े होंगे। तो अब ट्रू वाले कौन है और फॉल्स वाले कौन है? कितने लोग कह रहे हैं ट्रू है? और बदल रहे हो माइंड? और फॉल्स वाले? ट्रू
ट्रू है या फॉल्स है? कितने लोग कह रहे हैं ट्रू है? फॉल्स वाले। जो बाकी कुछ नहीं कह रहे उनका क्या करें? देखो, जो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर लॉजिकल स्किल आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाए, वो यहीं से तो शुरू होती हैं कि आप दिमाग लगाना शुरू करोगे तो होगा। ऑपरेटर को समझोगे कि उसका मतलब क्या है, वो कैसे चल रहा है, तो चीज़ें चलेंगी ना। और एंड अच्छा जी, सॉल्व करें। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? पहले तो वैल्यू डाल देना इधर। tan y की जगह पे, x की जगह पे, tan और y की जगह पे 20। अच्छा, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ये ब्रैकेट तो सारी है ना, तो ब्रैकेट में क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होगा। जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 10। उसके बाद और डिवीजन है कोई? सबसे पहले ये होना था। इसका आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और कुछ नहीं है। अब प्लस माइनस हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? -8। इसका आंसर क्या आएगा? 30। इसके अलावा कोई माइनस प्लस? नो। ये आपस में ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। और ये क्या है? फॉल्स। ये क्या है? ट्रू। ये क्या है? फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। और फॉल्स का उल्टा कर दें तो ट्रू। तो अगर हम इसको वापस ले जाएं उसी स्टेट में, ट्रू ही पैदा हुआ था ना। समझ आ गई? तो हमने अपना फार्मूला तो हमें आता है, हमने इसको सॉल्व भी करना है दिमाग से। सॉल्व करेंगे तो चीज़ें बनेंगी ना आगे। अगर सॉल्व ही नहीं करेंगे तो कैसे होगी? है मतलब? और कॉम्प्लिकेटेड करें कि बहुत है? हैं? एक और प्रैक्टिस करें। अच्छा जी भैया, रिजल्ट हम अब जितने भी ऑपरेटर हमने पढ़े हैं सारे ऐड कर लेते हैं उसमें। तो हमने पढ़ा है जी एडिशन का ऑपरेटर, 2 × 2, और उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं नॉट इक्वल टू कर ही जाओ अब इसको सॉल्व। और कौन सा ऑपरेटर रह गया? हमारे पास तो कॉपी भी है, लिखो इस पे। ट्रू आएगा? हाँ जी, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स? और ट्रू वाले? फॉल्स। कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स? और ट्रू वाले? 1 2 3, बस 3। हाँ जी, 1 2 3, 1 2 3। कैसे आया आंसर? ये सबसे पहले सॉल्व होगा। आ जाएगा क्या? 0 - 5। पहले मल्टीप्लाई होना है ना।
इधर से 4, डिवीजन है कहीं नहीं। अब पहले प्लस माइनस होगा 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5। अब ये ट्रू आ जाएगा, इसका ये और ये ट्रू ट्रू आपस में, और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू ट्रू का भी उल्टा करके फॉल्स। समझ आ रही है ना? तो ये गेम इसमें डली, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा 15 में। ऑल सेट, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर? ठीक है, आगे क्या है जी? टर्नरी ऑपरेटर। अगला कौन सा ऑपरेटर है? टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है? लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि इस रिजल्ट के, ये मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब राइट साइड पे क्या आ गई है? कंपैरिजन आ गया है। कंपैरिजन की वैल्यू क्या हो रही है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। मैं अगर तो क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर क्या है, अगर क्वेश्चन मार्क से पहले ट्रू रिजल्ट आता है एक्सप्रेशन का, तो वो कोलन से पहले जो वैल्यू देंगे, जैसे मैं इसमें नवीद रखता हूं और इसमें अली रखता हूं, अगर आंसर ट्रू आएगा, यहां पे आंसर ट्रू प्रोड्यूस होता है, तो वो इस रिजल्ट में क्या रखेगा? नवीद। अगर इधर फॉल्स होता है तो फिर, यानी कोलन के बाद वाली वैल्यू तब रखेगा अगर क्वेश्चन मार्क से पहले फॉल्स आता है। ट्रू, अगर ट्रू आता है तो फिर कोलन से पहले वाली वैल्यू रखेगा। तो इस वक्त कौन सी वैल्यू इसको रखनी चाहिए? नवीद रखना चाहिए ना। तो इसको हम प्रिंट करते हैं। अगर मैं इधर फॉल्स कर दूं तो अली, और यहां पे अगर मैं कर दूं 2 + 2 = 4, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो अब क्या आएगा? नवीद आएगा या अली आएगा? कैसे? ये 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। आपस में ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। तो जब ट्रू आता है तो आंसर क्या आता है? जो पहले वाला आंसर है वो आता है। तो यानी इसमें आप जो मर्जी रख सकते हैं, यानी ABC XYZ कर सकते हैं, जरूरी नहीं नाम रखना है, XYZ कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो चीज़ फिर उसके अंदर आ जाएगी। यानी टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्वेश्चन मार्क और एक कोलन। क्वेश्चन मार्क से पहले एक्सप्रेशन आती है, वो सॉल्व होती है। अगर उसका आंसर ट्रू आए तो वो कोलन से पहले वाली वैल्यू वेरिएबल में रखता है, अगर फॉल्स आए तो कोलन के बाद वाली वैल्यू रखता है। तो इसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। कुछ भी आ सकता है, यानी आप यहाँ पे मैंने रख दिया 10 और यहाँ पे मैंने रख दिया 20, तो अब क्या होगा? यानी कोई भी डाटा टाइप आ सकती है, जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग आएगी। तो अब यहाँ पे इसको क्या डालना चाहिए इसमें? 10, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? अगर इसमें फॉल्स आ जाता है, लाइक मैं इसमें 3 कर दूं या इसमें 1 करूं, फिर अब आंसर 20 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 10 रख दो, 20 रख दो, कोई भी चीज़ रख दो, वो चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। किसी और वेरिएबल की वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल ABC = अली, इसको आप अली रख दो, यहाँ पे ABC रख दो, तो अब क्या होगा? 20 आ जाएगा। अगर दो इक्वल कर दें फिर ABC कैसे? ABC वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आएगी ना। वैल्यू क्या है? अली, तो वो आएगा। वेरिएबल का मतलब ये हो ना, जो उसकी जगह, जो अंदर उसकी वैल्यू है वो कंसीडर होनी है। समझ आ गई?
अच्छा जी, दोबारा एक दफ़ा रट्टा लगाते हैं। कुछ चीज़ों को रट्टा लगाना मजबूरी होता है ताकि हमें याद हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी टाइप के ऑपरेटर्स हैं? कौन कौन सी? सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? और असाइनमेंट ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर में और सब लोग देखो, ये अगर हम बार बार माइंड को रिवाइज कराएंगे ना, हमारा माइंड पक जाएगा ताकि हमें समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एंड और नॉट। और टर्नरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर होते हैं? 1। कौन सा? क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन मार्क और कोलन आता है उसके अंदर, ठीक है, उसके सिंटेक्स में। और एंड पे क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर। अच्छा, ये बिट वाइज ऑपरेटर हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, इसलिए आपको भी इसको हम यूज़ नहीं करते। इसमें ये ना बहुत यानी एल्गोरिदम वाली साइड पे चला जाता है जहाँ पे हमें बिट में खेलना होता है। बिट की लैंग्वेज समझते हैं ना, 0-1 वाली जुबान, तो ये उसमें कैलकुलेशन करता है। यानी अगर मैं बोलूँगा 5 + 5 बिट ऑपरेटर यूज़ करके, तो वो सीधा सीधा 10 नहीं करेगा, उसको पहले वो बिट में कन्वर्ट करेगा 0-1 की जुबान में, और फिर उसको वो फिर ऐड करेगा, सबट्रैक्ट करेगा। वो इस लेवल पे खेलता है बिट वाइज ऑपरेटर। लेकिन ये फास्ट ऑपरेटर होता है, यानी जब जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस करनी होती है ना वहाँ पे। लेकिन नॉर्मली प्रोग्रामिंग में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, यानी जो हम वेब मोबाइल के सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना उसमें इसका इस्तेमाल नहीं आता इतना। लेकिन जो लोग कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, समझो फोटोशॉप बनाना, कैनवा बनाना, इतना कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना, तो वहाँ पे फिर हम इस तरह के ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमने काम करना है उसमें चल जाएगा, कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, घूम जाता है बंदा। तो इसलिए बस इतना पता कि बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, तो वो करते क्या हैं, वो 0-1 की ज़ुबान में कन्वर्जन करके फिर चलता है। तो अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं इसकी, बिट वाइज ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल है। यानी ये इस तरह करके 0-1 में नंबर 11 को पहले हम इस तरह से शिफ्ट करते हैं, नंबर 14 को इस तरह से शिफ्ट करते हैं, फिर उसकी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा 0-1 की ज़ुबान में जाके हमें करना पड़ता है इसको। यानी कि ऐड ही कर रहा है, लेकिन वो उसको इस तरह से इसको हमें ऐड करना पड़ता है। 2 का मतलब बिट वाइज में इस तरह से होता है, 0, 0, 1, 0। 6 का मतलब इस तरह से होता है, 2 and 6 करें तो इसका ये आंसर आता है। इस तरह की ये ज़ुबान होती है। यानी 0-1 वाली ज़ुबान को हम बिट वाइज ऑपरेटर से हैंडल करते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ऑल सेट? यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन कोई कि ऑपरेटर्स क्या हैं, किस किस तरह से होते हैं, क्या क्या नहीं होता, वो आप लोगों ने मुझे ऑल सेट? अच्छा, अब हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग है ना वो सारी इन ऑपरेटर पे चलती है। अगर आपको अच्छे ऑपरेटर की समझ आ गई तो आपकी सारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। यानी हम कह रहे थे ना कि जावास्क्रिप्ट बड़ी कम्प्लेक्स है, वो कम्प्लेक्स ये है कि हमने इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। जो बच्चा इन ऑपरेटर को अच्छी तरह समझ जाता है और इनका इस्तेमाल करना समझ जाता है, उसको प्रोग्रामिंग आ जाती है। जो इनका, अब देखो ऑपरेटर वो है जो हमें सबको आ गए हैं। अब मसला ये है कि जैसे मैंने आपको इतनी बड़ी एक्सप्रेशन दे दी, अब अपने दिमाग से उसको सॉल्व करना होता है। अब बच्चे वो सॉल्व ही नहीं करते। अगर एंड लगा हुआ है उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे वहाँ पे। मॉडुलस लगा हुआ है उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो आपको फिर ऐसे लॉजिक नहीं आ सकती ना, आपको प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन नहीं मिल सकता। जब तक आप अपने दिमाग से उस चीज़ को सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर सॉल्व नहीं होगा, आंसर सॉल्व नहीं होगा। समझ आ गई? जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक नंबर इवन है या नहीं, ये फाइंड करना है हमने। क्या फाइंड करना है? नंबर इवन है या नहीं। अब ये होना ऑपरेटर से है,
होना किससे है? ऑपरेटर से है। लेकिन आप लोगों के दिमाग चलना चाहिए कि अब हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाएं, कौन सा ऑपरेटर लगाएं? मॉडुलस। क्या मतलब? अगर हमारे पास आंसर जो है लेट्स सपोज रिजल्ट इक्वल टू, अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर अगर 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये नंबर इवन नंबर है। यानी इसका अगर मैं मॉडुलस लूँ और उसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर पे पूरा 2 पे डिवाइड पूरा पूरा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर है। और ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? अगर किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करें और नंबर 0 के बराबर ना आए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब ये इवन और ऑड की सारी लॉजिक हमने कैसे बनाई है? ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके। ये वही ऑपरेटर हैं जो हमने किए हैं। अब मुझे बताओ, कोई मैंने ये चेक करना है कोई नंबर 5 पे डिवाइजेबल पूरा पूरा है या नहीं? 5 पे डिवाइजेबल नंबर है या नहीं? मतलब मैं आपको एक नंबर दूं, मैं बोलूं कि ये नंबर 5 पे डिवाइडेबल है या नहीं, क्या करेंगे? अगर 5 पे डिवाइड करने के बाद मॉडुलस 0 आए तो मतलब क्या है? वो नंबर 5 पे पूरा पूरा डिवाइडेबल है। तो यानी ये नंबर 5 पे डिवाइडेबल है। मैं कहता हूँ कि एक नंबर चेक करो जो 8 पे पूरा पूरा डिवाइडेबल है, तो क्या करेंगे? 5 की जगह 8 कर देंगे। यानी दिमाग को यूज करना है, दिमाग को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा, मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जो है ना, आपके पास एक फार्मूला है टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का। वो क्या है कि टेम्प, और उसका फार्मूले की डेफिनेशन क्या है? अगर मेरे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और उसको मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये उसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला है उसका। फ़ारेनहाइट इक्वल टू किस तरह होगा? जो भी मैंने टेम्परेचर दिया है सेल्सियस के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 5 पे और 32 करेंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास, आपके पास एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर की आपके पास एक वेरिएबल है जिसमें टेम्परेचर है इन सेल्सियस और वो 100 है, आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? वह टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 5 पे, प्लस कर देंगे 32। तो ये क्या आ जाएगा इसमें आंसर? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। दिमाग चल रहा है? अब अगर देखें तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किए हैं? ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ किए थे? ऑपरेटर्स। तो इवन आउट वाला भी किया था तो उसमें भी क्या यूज़ किए थे? ऑपरेटर। तो सारी गेम ऑपरेटर्स की है। अगर आप अच्छे से ऑपरेटर समझ लें तो ये इन्हीं ऑपरेटर से सारे, अगर आप पूरी मैथ देखें तो मैथ किस तरह हम इतनी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो कैसे करते हैं? ऑपरेटर्स की मदद से। कोई भी प्रॉब्लम होती है जब हम उसको सॉल्व करने बैठते हैं, ऑपरेटर को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, सॉल्व कर करके आंसर आ जाता है। तो ये पूरी प्रोग्रामिंग भी ऑपरेटर पे बेस करती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो अपने ऑपरेटर को अच्छी तरह सीखना है। तो होपफुली हमने अच्छी तरह कर ली है। अब इसी को यूज करते हुए हम आगे की सारी लॉजिक्स बनाएंगे। सही है? तो इसमें किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर नहीं तो हम आगे चलेंगे। हाँ, तो डिवाइड तो सिर्फ डिवाइड करता है ना, जो आंसर आता है वो दे देता है। मॉडुलस से बताना है कि आंसर क्या बाकी बच रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा कुछ ऑल सेट। अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या है कि इसको मैं सारे टॉपिक्स को कर देता हूँ कमेंट, ताकि आप लोगों को कोई इशू या आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ना बनती जाए। ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए। अच्छा,
अगला अब हमारे पास काम क्या है कि हमने ये समझना है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर ना जितना भी अभी हमने कोड करना सीखा है, जैसे अगर हम 2 वेरिएबल बनाते हैं चीज़ें, और एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होता है टॉप टू बॉटम, ये हमें पता है। HTML में भी यही था, CSS में भी यही था, और जावास्क्रिप्ट में भी यही है कि कोड हमेशा क्या होता है टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जितना कोड है ना, जितना कोड, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक का हिस्सा है। यानी हम जितना भी script.js में कोड कर रहे हैं ना, तो इसको अगर हम ड्रा करें कि इसका क्या मतलब है, tr ड्रा में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर हमारी लाइन नंबर 1 2 3 ऐसे चलती रहती है, और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ग्लोबल ब्लॉक। ग्लोबल ब्लॉक यानी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, JS फाइल बनाते हैं या टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक ब्लॉक बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल ब्लॉक। यानी वो एक डिब्बा है, सारे हमारा कोड इसी डिब्बे के अंदर ही है ना। इस फाइल से बाहर तो कोड नहीं लिख सकते ना, अंदर ही लिखेंगे, जो कुछ भी है वो इसी के अंदर है। अब प्रोग्रामिंग हमें एक कंट्रोल देती है कि इस ब्लॉक के अलावा भी आप इसके अंदर एक छोटे ब्लॉक बना सकते हैं, सब ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक आ सकते हैं, उसके अंदर और ब्लॉक आ सकते हैं, उसके अंदर और, यानी जितना मर्जी हम नेस्टेड जा सकते हैं, और एक दूसरे के रूट पे भी रह सकते हैं ऐसे एक ब्लॉक। अब ये दोनों, ये वाला और ये ब्लॉक आपस में क्या हैं? सिबलिंग्स। क्या हैं? और ये वाला, ये दोनों इस पर्टिकुलर ग्लोबल ब्लॉक के क्या हैं? चाइल्ड। और ये ब्लॉक इस ब्लॉक का क्या है? और ये ब्लॉक इस ब्लॉक का चाइल्ड है। लेकिन ये दोनों ब्लॉक आपस में क्या हैं? इस ब्लॉक को क्या बोलेंगे? नेस्टेड ब्लॉक। क्या बोलेंगे? एक ब्लॉक के अंदर कोई दूसरा ब्लॉक आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड ब्लॉक। तो ये हमारे पास नेस्टेड ब्लॉक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामिंग ब्लॉक बनाने की बात क्यों कर रही है? सब कुछ ग्लोबल ब्लॉक में कर ही रहे हैं हम, सारे ऑपरेटर किए, प्रोग्राम बनाए, सारा कुछ किया, तो प्रोग्रामिंग को क्या सूझा कि वो कहती है कि ब्लॉक होने चाहिए, डब्बे होने चाहिए। हम CSS में ब्लॉक क्यों बनाते थे? CSS में हम करली ब्रेस ब्लॉक, CSS में ब्लॉक कैसे बनता है, यानी ब्लॉक कैसे बनाते हैं हम? करली ब्रेसिस से। कैसे बनाते हैं? करली। जब भी ब्लॉक बनाना है तो क्या बनाना है हमने? अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ग्लोबल ब्लॉक है, उसमें करली ब्रेसिस समझो बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई हैं। अब मैंने उसके अंदर एक और ब्लॉक बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? करली ब्रेसिस में। तो ये मैंने कंसोल ना करली ब्रेसिस यानी ब्लॉक, एक करली ब्रेस एक ब्लॉक, एक और बना दूं इसके बाहर, तो ये ब्लॉक कौन सा होगा? आपस में ये दोनों ब्लॉक के हैं, और ये दोनों किसके चाइल्ड हैं? ग्लोबल ब्लॉक के। अब इसके अंदर अगर मैं एक और ब्लॉक बना दूं तो अब ये ब्लॉक आपस में क्या बन गए? नेस्टेड ब्लॉक। बात समझ रहे हैं? तो ब्लॉक कैसे बनता है? करली ब्रेस से। ब्लॉक कैसे बनता है? करली ब्रेसिस से। एक ब्लॉक में कितना कोड आ सकता है? जितना हम चाहें, कोई लिमिटेशन नहीं है। ग्लोबल ब्लॉक में सारा कोड ब्लॉक ग्लोबल में लिख दें, कोई लिमिटेशन नहीं, सारा एक सब ब्लॉक में लिख दें, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है कि ब्लॉक बनाना क्यों है? मिक्स ना हो तो वो तो बाद की बात है, पहले तो है ब्लॉक बनाना क्यों है। अच्छा, ब्लॉक बनाने की रीज़न क्या है कि हमने CSS में इसका कंसेप्ट सीखा था। अगर सारी CSS एक ही ब्लॉक में लगा देंगे तो वो क्या होगी कि सारी की सारी CSS उन सारे टैग्स पे अप्लाई हो जाएगी। अगर हमें कोई स्पेसिफिक काम करना है, कोई स्पेसिफिक टैग्स के लिए, तो फिर हम क्या करते थे? लहदा ब्लॉक बनाते थे ताकि वो ब्लॉक सिर्फ उसी काम पे अफेक्ट करे। बात समझ आई या नहीं? जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक हम क्यों बनाते हैं कि अगर इस ब्लॉक के ऊपर मैं कोई टूल लगाऊं, यानी ये एक ब्लॉक है, इस पर मैं कोई टूल लगाऊं,
टूल मतलब मैं इसको कहूँ कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ऐसे वैसे कोई भी बात कहूँ मैं, तो ये वाला ब्लॉक सिर्फ ये वाले टूल की बात, यानी ये टूल सिर्फ इस ब्लॉक पे अमल करेगा। अगर मैंने ये इधर टूल इधर लगाया है और इधर नहीं लगाया तो ये वाला टूल इस पे इफेक्ट, अगर ये ना होता तो फिर एक टूल मैं लगाता वो सारे कोड पे इफेक्ट करता। अगर मैं चाहता हूं कि एक टूल मैं लगाऊं लेकिन वो सिर्फ इफेक्ट सिर्फ एक पाथ पे करे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्लॉक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ब्लॉक बनाना पड़ेगा। समझ आइए नहीं? अब ये टूल क्या हो सकता है, ये बहुत सारे डिफरेंट टूल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक टूल, यानी कुछ भी करना पड़ सकता है ना, तो कुछ भी करना है तो कुछ भी टूल हो सकता है। तो अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा कि टूल क्या होगा, अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि ब्लॉक बनाने का मकसद क्या है। उस ब्लॉक पे अगर उसके ऊपर कोई टूल लगाऊंगा तो बस वो टूल उस ब्लॉक पे अमल करेगा, बाकियों पे नहीं करेगा। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a, उसमें वैल्यू रखता हूँ 10। अब एक ब्लॉक बना लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ b, उसमें वैल्यू रख देता हूँ 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई टूल लगाऊं तो ये वो इस a पे असर करेगा या नहीं? किस पे करेगा? b पे करेगा। क्यों? क्योंकि b इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है, वो a पे असर नहीं करेगा, ओनली b पे असर करेगा। तो इतनी बात समझ आ गई कि a b का क्या मतलब है, a का क्या मतलब है और b का क्या मतलब है, कि ब्लॉक सिर्फ उस पर्टिकुलर हिस्से पे ही अमल करे, बाकियों पे ना करे। अच्छा, अब इसका समझना पड़ेगा इस ब्लॉक को। अब मजीद एक ब्लॉक मैंने लगाया है और उसके ऊपर लगाया है कंसोल और उसमें लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा है? वर्ल्ड। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं एक ए इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं, कौन बताएगा कि इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी? अब मुझे बताएंगे इसकी क्या लॉजिक होगी। सबसे पहले क्या चलेगा, कौन सी लाइन चलेगी? लाइन नंबर 1, ए के अंदर 10 सेव हो जाएगा। फिर लाइन नंबर 2 चलेगी, हेलो वर्ड बिफोर द ब्लॉक आ जाएगा। फिर लाइन नंबर 3 चलेगी या नहीं, और हेलो वर्ड आफ्टर द ब्लॉक मैंने लगा दिया है। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या चलेगा? लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर, फिर कौन सी लाइन चलेगी? 4 चलेगी। कंसोल किस तरह आएंगे? सबसे पहले कंसोल कौन सा आएगा? बिफोर द ब्लॉक, फिर इनसाइड द ब्लॉक, फिर आफ्टर द। पक्की बात है? नहीं? तो आपका क्या माइंड है फिर जो नो कह रहे हैं? क्या होना चाहिए? पहले बिफोर द ब्लॉक आए, फिर आफ्टर द ब्लॉक आए, फिर इनसाइड द ब्लॉक आए, ऐसे होना चाहिए। प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं चलती। कैसे चलती है? लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन क्या है? हेलो वर्ल्ड बिफोर द ब्लॉक, इनसाइड द ब्लॉक और आफ्टर द ब्लॉक। कोई चेंज आया? नहीं, कोई चेंज आया नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? हमने एक ब्लॉक तो बनाया लेकिन उस ब्लॉक के ऊपर कोई भी टूल नहीं लगाया। जब उस पर कोई टूल ही नहीं लगाया तो टूल कोई अमल दरामद कर सकता है? नहीं। हर टूल का एक मतलब होगा। जब मैंने उस पर टूल लगाया नहीं तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। तो वो ये समझो कि ब्लॉक नहीं बना, बनाया लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, खाली ब्लॉक है, विदाउट टूल ब्लॉक है। अब इसमें मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ और वो ब्लॉक क्या है? इफ ब्लॉक। क्या ब्लॉक है? इफ का टूल है। और वो टूल क्या कहता है? इफ ट्रू। इफ ट्रू। इफ ट्रू अगर मैं लगा दूं ना किसी ब्लॉक के सामने, इफ, और उसके अंदर अगर आंसर ट्रू प्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला कोड चलाना है, अभी तो आंसर एज सीक्वेंस आएगा। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो फिर क्या होगा? ये वाला कोड
इस ब्लॉक के अंदर लिखे वाला कोड नहीं चलेगा अगर इफ का आंसर क्या हो, फॉल्स हो। अब देखो क्या हो रहा है, लाइन नंबर 2 चल रही है, अभी लाइन नंबर 6 चल रही है, लेकिन इनसाइड की ब्लॉक वाला कोड नहीं चल रहा। क्यों? इस ब्लॉक के ऊपर एक इफ का टूल लगा हुआ है जिसको हम इफ कंडीशन भी बोलते हैं, वो उसका आंसर क्या पैदा हो गया है, फॉल्स। इफ कहती है अगर इफ के अंदर आंसर फॉल्स पैदा हो जाए तो वो अपने आगे लिखा हुआ ब्लॉक नहीं चलाता, चाहे उसमें 1 लाइन हो, चाहे 2000 लाइनें हो, चाहे 10 लाख लाइनें हो। इफ के अंदर अगर ट्रू प्रोड्यूस हो जाए तो वो सारा कोड चला देता है, अगर फॉल्स प्रोड्यूस हो जाए तो वो नहीं चलाता। समझ आई या नहीं आई? अब मुझे बताओ कि 2 + 2 = 4 चलेगा या भागेगा?